तो बच्चों, हमने अपने पुराने लेक्चर में देखा वर्क डन के बारे में और कुछ क्वेश्चंस करे। अभी हम देखते हैं यही पीवी डायग्राम, और पीवी डायग्राम में हम जितने भी हमारे प्रोसेस हैं मेनली वेरिएबल्स के बेस पे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, उनको हम पीवी डायग्राम पे एक कंपैरेटिव स्टडी हम करते हैं। तो चलते हैं अपने पीवी डायग्राम पर। मैं यहाँ पर एक पीवी डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, एक बड़ा सा पीवी डायग्राम। ये पीवी डायग्राम बना दिया है, ये पीवी डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ये आ जाएगा पी प्रेशर, प्रेशर, और यहाँ पर ये है वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब हम जो है वो डिफरेंट जो प्रोसेस हैं आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, उनको देखेंगे इस पे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ये प्लॉट ड्रॉ करता हूं तो बताइए ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा ये कहलाएगा आइसोबैरिक, क्योंकि इसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है वो बदल रहा है। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रेशर कहलाएगा, आइसोबारिक कर्व कहलाएगा ये। अब ऐसे ही मैं जो एक और जो है अगर लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, तो ये जो है ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा, बताइए आपको कौन सा प्रोसेस लगता है ये। तो इसके अंदर जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा आइसोकोरिक, ये आइसोकोरिक हो जाएगा, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। अब ऐसे ही वहां से मैं इनिशिएट करके एक ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, ये ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, तो इसके अंदर ये जो प्रोसेस है, और अगर मैं दो लाइन ड्रॉ करूं वन बाय वन, तो एक का कर्व ज्यादा है और एक का कर्व कम है, तो ये जो लाइन है ये हमारा ऊपर वाला आइसोथर्मल हो जाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। ये हमारा आइसोथर्मल हो जाएगा, आइसोथर्मल, ये हमारा आइसोथर्मल का। ध्यान रहे आइसोथर्मल जो है ये ऊपर कर्व बनता है और एडियाबैटिक जो है ये नीचे बनता है, और ये वाला हमारा हो जाएगा एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। तो एडियाबैटिक जो है वो कर्व नीचे आता है, आइसोथर्मल जो है वो कर्व ऊपर आता है, ये आप ध्यान रखें। तो मैं ये ए प्रोसेस जो है वो मेरा ए स्टेट से यहां पर बी स्टेट पे आया आइसोबारिक प्रोसेस से, फिर मैं बी स्टेट पे आया, उसी बी स्टेट, सपोज करिए मैं बी स्टेट पर ही आ रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस से, और बी स्टेट पर ही आ रहा हूं एडियाबैटिक प्रोसेस से, ये बी स्टेट ही मानिए आप, और बी स्टेट पर ही आ रहा हूं मैं आइसोकोरिक प्रोसेस। हालांकि ये स्टेट सब अलग अलग वेरिएबल्स हैं, लेकिन मैं एक ही स्टेप में काउंट कर रहा हूं अपने सिस्टम को ए से बी पर, ए से बी पर ले जा रहा हूं मैं। तो ये जो है ये एक बार मैं आइसोबेरिक, अगर मैं आइसोबेरिक ले आता हूं तो मेरा प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा, आइसोथर्मल ले आता हूं तो मेरा प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा, एडियाबैटिक ले आता हूं तो प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा। अब कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आता आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में, तो ये ध्यान रखें कि आइसोथर्मल में वर्क डन ज्यादा होता है। अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो आइसोथर्मल में मेरा जो वर्क डन होगा वो ये होगा, इसके अंदर जो पूरा जो एरिया आएगा, जैसे मैं यहां पर बना देता हूं, यहां से मैं चालू कर रहा हूं ये और ये जो एरिया है इसके अंदर, हालांकि इस एरिया को निकालना मेरे लिए उतना आसान नहीं है, और ये जो प्रोसेस है ये हम रिवर्सिबल ही मान रहे हैं, ये ध्यान रखें आप, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो ये जो एरिया है मेरा ये इतना एक्स्ट्रा एरिया है मेरे पास एडियाबैटिक के कंपेयर में, ये जो येलो कलर का एरिया है ये एडियाबैटिक के कंपेयर में मेरे पास इतना एक्स्ट्रा है, तो इतना वर्क डन मेरे पास आइसोथर्मल के केस में ज्यादा आएगा, ये ध्यान रखें आप। एडियाबैटिक का कर्व हमेशा नीचे आएगा, एडियाबैटिक फास्ट प्रोसेस होता है और आइसोथर्मल जो है वो स्लो प्रोसेस होता है, ये ध्यान रखें आप। तो इतना जो कर्व आएगा, इतना जो वर्क मेरे पास आएगा, जो येलो पोर्शन के अंदर शेडेड मैंने कर दिया है, वो मेरे पास ज्यादा आएगा एडियाबैटिक के कंपेरिजन में आइसोथर्मल प्रोसेस में। और एडियाबैटिक में मेरे पास जो वर्क आएगा वो मैं यहां से काउंट करूंगा, ये जो है ये एडियाबैटिक वर्क आएगा मेरे पास, ये एडियाबैटिक वर्क है, तो ये जो वर्क है ये पूरा एडियाबैटिक आ जाएगा। तो इतना जो है ये कॉमन रहेगा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में, लेकिन आइसोथर्मल में ऊपर वाला वर्क जो है ये ज्यादा आएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ध्यान रहे आप, इम्पॉर्टेंट कर्व है, ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें हम
जो है सारे ही प्रोसीजर को देख रहे हैं। एडियाबेटिक भी देख रहे हैं, आइसो कोरिक भी देख रहे हैं, आइसोबारिक भी देख रहे हैं, आइसोथर्मल भी देख रहे हैं। अब ये ध्यान रखें, आइसोथर्मल जो है उसमें काम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में काम ज्यादा होता है, इतना काम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एडियाबेटिक। ये मैं कर देता हूं वापस से। इतना जो है ये वर्क डन एडियाबेटिक का होगा, बस ये पूरा हम कर लेते हैं। इतना वर्क डन, कोई बात नहीं, उसको समझ गए आप। अब ये एक बात यहां पर ये ध्यान रखनी है, कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक is a gamma times the slope of isothermal, gamma times the slope of isothermal। तो एडियाबेटिक जो है उसका स्लोप ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा स्टीप है, और आइसोथर्मल का जो स्लोप है वो कम होगा क्योंकि वो कम स्टीप है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारा। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज इक्वल्स टू गामा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। और हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन इन adiabatic process is gamma times greater than work done in isothermal process। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट कर्व कहलाएगा। अभी चलते हैं कुछ एक अलग टॉपिक पर। इस टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट। जैसा कि नाम से ही है, स्पेसिफिक हीट मतलब हीट को हमने स्पेसिफाई कर दिया गया है। सो हीट इज स्पेसिफाइड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature ऑफ, अगर मैं इसे बोलता हूं 1 ग्राम सब्सटेंस तो ये कहलाएगा ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, देन दैट स्पेसिफिक हीट इज कॉल्ड एज ग्राम स्पेसिफिक हीट। इसको मैं ग्राम स्पेसिफिक हीट बोलूंगा, ग्राम स्पेसिफिक हीट। और अगर ये मोल्स में देता हूं मैं, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance, तो फिर ये हो जाएगा molar specific heat। amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 degree Celsius or by 1 Kelvin, then that heat is called as molar specific heat, तो ध्यान रहे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। अब टेम्परेचर यहां पर भी हमारा 1 डिग्री सेल्सियस ही होगा, 1 डिग्री सेल्सियस ही होगा या 1 केल्विन ही होगा। अगर 1 केल्विन 1 डिग्री, चेंज जो है वो हमेशा यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। 1 डिग्री बढ़ाऊं या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं या 1 केल्विन बढ़ाऊं, चेंज तो 1 का ही रहेगा। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड एज ग्राम स्पेसिफिक हीट। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, दैट हीट इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ध्यान रखें, अब गैसेस के केस में जो है वो हम मोलर स्पेसिफिक हीट को ज्यादा ध्यान देते हैं। सो मोलर स्पेसिफिक हीट इज मोर इंपॉर्टेंट इन गैसेस। मोलर स्पेसिफिक heat
molar specific heat is important for gases, क्योंकि गैसेस के लिए हमारे पास मास को मेजर करना मुश्किल होता है, मोल्स को मेजर करना आसान होता है। इंपॉर्टेंट फॉर गैसेस। अब गैसेस के अंदर ये मोलर स्पेसिफिक हीट जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो गैस को गर्म हम दो तरीके से करते हैं। गैस का गर्म होना दो तरीकों पर डिपेंड करता है कि गैस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म हो रही है या कांस्टेंट टेम्परेचर पे गर्म हो रही है। तो गैस को गर्म दो तरीके से किया जाता है। तो गैस का जो टेम्परेचर है वो हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। सो वी कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, द टेम्परेचर of a gas by two process that is heating a gas at constant pressure, heating a gas at constant pressure, इसको और अभी समझेंगे हम। प्रेशर और हीटिंग अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम, हीटिंग गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हमारे पास है। तो गैस को हम दो तरीके से गर्म कर सकते हैं। सॉलिड और लिक्विड को हम एक ही तरीके से जनरली गर्म करते हैं। सॉलिड और लिक्विड के केस में वॉल्यूम नहीं बदलता है ज्यादा, तो सॉलिड और लिक्विड को कांस्टेंट प्रेशर पर ही गर्म करा जाता है, लेकिन गैसेस को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम दोनों पर हम गर्म कर सकते हैं। तो ध्यान रहिए कि सॉलिड और लिक्विड के केस में स्पेसिफिक हीट एक ही तरह का होगा। सो इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, और liquids heating do not produces any significant change. Heating do not produces, या हम बोल दें produces large change in the volume, जैसे कोई भी सॉलिड है, ये सॉलिड का टुकड़ा है, अगर आप इसे गर्म करेंगे तो ये सीधा गर्म ही होगा, ये अपने वॉल्यूम को नहीं बदल देगा। तो यहां पर जो हम इसे गर्म कर रहे हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में हम स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर ही निकालते हैं। तो सॉलिड के केस में दो हीट नहीं निकलती हैं, सॉलिड और लिक्विड के केस में कांस्टेंट प्रेशर पर ही हम निकालते हैं, तो उसको हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ही बोलेंगे। इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, हीटिंग डू नॉट प्रोड्यूस लार्ज चेंज इन द वॉल्यूम। सो वी हैव ओनली वन टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड और लिक्विड। सो वी हैव ओनली वन टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट for solids or liquids, सॉलिड और लिक्विड के लिए एक ही तरह का स्पेसिफिक हीट होगा और वो होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट दो तरह का होता है, बट बिकॉज गैसेस एक्सपेंड्स अ लॉट ऑन हीटिंग, बट for gases we have two kinds of specific heat
that is molar specific heat at constant pressure, molar specific heat at constant pressure, and molar specific heat at constant volume, and molar specific heat at constant volume, at constant वॉल्यूम। तो इनको हम दो तरीके से मेंशन करते हैं। एक होता है सीपी, तो कांस्टेंट प्रेशर। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर गैसेस के लिए ये देते हैं हम सीपी से, और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हम देते हैं सीवी से। तो ये समझ लीजिए डिफरेंस क्यों है। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई कंटेनर है, ये मैं कंटेनर मान लेता हूं, ये कोई कंटेनर है और इसमें जो है ये गैस है। इसमें क्या है, हमारी कोई गैस भरी हुई है, इसमें हमने गैस ले ली है, गैस। अब क्या है, इस पे सपोज करिए पिस्टन लगा है, ये पिस्टन है और पिस्टन मूवेबल है, पिस्टन है और पिस्टन मूवेबल है। अब इसके अंदर जो है आपने थर्मामीटर डाल दिया है, एक सपोज करिए थर्मामीटर आपने डाल दिया, आपने एक थर्मामीटर इसके अंदर डाल दिया है। अब ये जो थर्मामीटर है, जब आप इसको गैस को गर्म करेंगे तो थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मुझे ये देखना है कि कितनी हीट देने पे थर्मामीटर का टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ता है, चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस हो या 1 केल्विन हो या 1 फ़ारेनहाइट हो। तो यहाँ पर जो है कितना ये जो है ये हमारा टेम्परेचर यूनिट, हमारा टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। अब ये जो है ये दो तरीके से हो सकता है। जब आप गैस को गर्म करेंगे तो गैस एक्सपेंड भी करती है। देखिए गैस के 3 वेरिएबल होते हैं, पी, वी और टी, ठीक है। तो ये पी वी इनका जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो गैसेस के अंदर टेम्परेचर जो है, so for gases with increase in temperature both pressure and volume both increases. So for gases with increase in temperature both pressure and volume increases, दोनों जो है ये हमारे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये आपके ऊपर है, आप किसे रोकना चाहेंगे। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ऑब्वियस है, दोनों ही बढ़ना चाहेंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर को रोक दे रहे हैं, प्रेशर को बढ़ने से रोक दे रहे हैं, तो वॉल्यूम ही बढ़ेगा सीधा, तो वॉल्यूम पर ही इफेक्ट आएगा। तो अगर ये आपके ऊपर है, आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में किसी एक पैरामीटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं गैस को गर्म करते हुए। तो अगर आप प्रेशर को कंट्रोल करना है तो वॉल्यूम बदल जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हुए वॉल्यूम को आपने कंट्रोल कर लिया, वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं लाने दिया, तो सिर्फ सीधा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो ये दो तरीके से गैस को गर्म करा जाता है। तो गैस के टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें कोई एक वेरिएबल पे फर्क लाना है, प्रेशर या वॉल्यूम पर। अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, ये प्रेशर को चेंज नहीं होने देना, तो वॉल्यूम पर चेंज आएगा। और अगर मैं प्रेशर पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखता हूं, तो प्रेशर पर ही चेंज आएगा। तो ये है कि टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, हीट तो मैं गैस को दे ही रहा हूं, टेम्परेचर तो मैं गैस का बढ़ा ही रहा हूं, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ाने के दो तरीके हैं कि मैं प्रेशर को कंट्रोल करते हुए टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो उससे मेरा वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा, और मैं वॉल्यूम को कंट्रोल करते हुए टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो मेरा प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो ये दो तरीके हैं गैस को गर्म करने के लिए। तो गैस का टेम्परेचर हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। उसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फिर वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। ये है हमारा
कॉन्सेप्ट गैसेस के लिए। तो ये आपने वैसे देखा भी होगा, जैसे कोई बलून है, ये बलून है। अब बलून जो है कब फटता है? बलून का बस्टिंग जब होता है जब अंदर का प्रेशर जो है, प्रेशर इनसाइड ये बढ़ जाता है प्रेशर एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल प्रेशर से जब बढ़ जाएगा तो ये बलून फट जाएगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर कब तक नहीं बढ़ता? जब तक जो है वॉल्यूम को अगर आप चेंज होने देंगे, जब तक गुब्बारा फूलता रहेगा तो वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, उस टाइम तक प्रेशर ज्यादा चेंज नहीं होगा। उस टाइम तक इंटरनल प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर से कम ही रहेगा। जब तक एक्सपेंड होती रहेगी गैस, तो आप प्रेशर और वॉल्यूम में किसी एक को एडजस्ट कर सकते हैं या किसी एक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम को बढ़ने दे रहे हैं तो प्रेशर फिर उतना नहीं बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने वॉल्यूम को पकड़ के रख लिया, अगर आप वॉल्यूम को पकड़ के रख लिया और आप इसके अंदर फूंक मार रहे हैं, तो फिर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा और गुब्बारा फट जाएगा। तो गुब्बारा जब फटता है जब बलून जो है एक्सपेंड होना बंद कर देता है, या कोई भी चीज, या गैस सिलेंडर के अंदर भी यही होता है। गैस सिलेंडर जब फटता है जब गैस सिलेंडर एक्सपेंड होना बंद कर देता है, या गैस सिलेंडर एक्सपेंड नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से अगर बाहर आग लगी है तो सिलेंडर जो है वो गर्म हो जाएगा, उसके अंदर की हवा जो है, गैस जो है गर्म हो जाएगी, तो फिर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे हैं हम, वॉल्यूम नहीं बढ़ पा रहा है सिलेंडर का, तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और प्रेशर बढ़ने के साथ सिलेंडर फट जाएगा। तो यही है हमारा। तो ये कंडीशन हमारा गैस के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गैस में टेम्परेचर बढ़ने के साथ प्रेशर भी बढ़ सकता है, वॉल्यूम भी बढ़ सकता है। अब ये आपके ऊपर है, आप किसे कंट्रोल करना चाहें। अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, और आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए होगा क्या, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पिस्टन जो है वो ऊपर जाएगा, क्योंकि गैस ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगी और पिस्टन ही मूवेबल है, तो पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस केस में वर्क होगा, इस केस में वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस। गैस जो है वो काम करेगी इस कंडीशन में जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं गैस को गर्म कर रहे हैं, कीपिंग प्रेशर टू बी कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है हमें, तो वॉल्यूम को बढ़ने देना पड़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस काम करेगी। तो इस केस में क्या होता है, तो हीट गिवन, स्पेसिफिक हीट अंडर कांस्टेंट प्रेशर, ये हम देखते हैं अभी। स्पेसिफिक हीट अंडर कांस्टेंट प्रेशर, इसको देख लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, या मोलर स्पेसिफिक हीट लिखे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गैस के केस में मोल्स ही हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। सो मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, specific heat of gas at constant pressure. Molar specific heat of a gas at constant pressure. So if pressure is constant, if pressure of gas remains constant, then with increase in temperature, volume of the gas will increase, वॉल्यूम गैस का बढ़ जाएगा, एंड गैस विल डू सम एक्सटर्नल वर्क, तो इसमें गैस काम करेगी। तो आप जो हीट दे रहे हैं वो दो चीजों में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें गैस जो है वो काम करेगी। जैसे मैं ये बना देता हूं, ये कोई गैस का कंटेनर है, आप इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करते करते ये पिस्टन ऊपर भी जा रहा है, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है। मैं गैस को एक्सपेंड होने दे रहा हूं क्योंकि मुझे प्रेशर जो है वो गैस का वो कांस्टेंट रखना है।
प्रेशर कांस्टेंट मैं जब ही रख पाऊंगा जब गैस एक्सपेंड होगी, नहीं तो फिर प्रेशर बढ़ जाएगा हमारा। तो हम इसके अंदर हीट दे रहे हैं, तो जो भी हीट आप दे रहे हैं इसके अंदर Q टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, ये मुझे टेम्परेचर यहां पर बढ़ाना है, या फिर 1 केल्विन जो है ये बढ़ाना है। तो ये जो मैं हीट दे रहा हूं ये दो काम करेगी, एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, और कुछ पोर्शन जो है वो वर्क में जाएगा, कुछ पोर्शन जो है वो वर्क में जाएगा। तो हीट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ये Q जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक चला जाएगा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और एक चला जाएगा वर्क डन को करने में। अब आपको पता है इंटरनल एनर्जी बढ़ाने से गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये गैस का टेम्परेचर जब भी बढ़ेगा जब उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इस केस में आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इस गैस में एक्सपेंड करते हुए जो है वो गैस इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है। तो गैस जो हीट जो है वो एक पोर्शन तो एक्सपेंड करने देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखना है। तो इस केस में हीट का एक पोर्शन जो है वो एक्सपेंशन में चला जाएगा या वर्क डन में चला जाएगा, और एक पोर्शन जो है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में ही जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा डेल्टा U इजिकल्स टू Q प्लस W। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, डेल्टा Q इजिकल्स टू डेल्टा U माइनस W भी बोल सकता हूं। तो यहां पर अगर वर्क सिस्टम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है, तो आपको इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि हीट का एक पोर्शन जो है वो वर्क में वेस्ट हमारा हो रहा है। और वर्क क्यों करने देना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे वहां पर कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है मुझे, इसलिए गैस को एक्सपेंड करने देना पड़ेगा। तो हीट का एक पोर्शन जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो बहुत ये छोटा पोर्शन ही इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में या टेम्परेचर को बढ़ाने में जाएगा, ये ध्यान रखें आप। तो so if gas is heated at constant pressure then it is supposed to do work. So if gas is heated at constant pressure, then it is supposed to do work. It is supposed to do work. And amount of heat to bring change in temperature, change in 1 डिग्री, चेंज कितना करना है 1 डिग्री का या 1 केल्विन का in temperature will be higher as compared to as compared if gas is heated at constant volume. Gas is heated at constant volume. क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो उसमें गैस को काम नहीं करना है, तो सारी की सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में ही जाएगी और टेम्परेचर हमारा जल्दी चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोनों प्रोसेस जो है ये आपको वापस एक बार दिखा देता हूं। तो जो है हमारा गैस के केस में हीट हमारी दो तरह की है। तो स्पेसिफिक हीट फॉर गैसेस इज ऑफ 2 टाइप। एक है हमारा हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर और एक है हमारा हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक मैं यहां पर मोलर लिख देता हूं क्योंकि गैस के केस में, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं मोलर स्पेसिफिक हीट, और यहां पर भी लिख देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट at constant volume, अगर मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम में ले रहा हूं तो मतलब ये है कि ये जो कंटेनर है इसकी जो सरफेस है ये चेंज नहीं हो रही है, बाउंड्री चेंज नहीं हो रही है, पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहा है, पिस्टन भी स्टैटिक है।
So in this case डेल्टा V विल बी 0, वॉल्यूम चेंज 0 होगा, और P डेल्टा V जो है ये 0 होगा। तो हमारा फर्स्ट लॉ जो है यानी कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ के अंदर डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है, और W जो है वो P डेल V है, और जो है ये 0 है। वॉल्यूम चेंज आइसोकोरिक प्रोसेस ये एक तरीके से है। सो ये हम बोल सकते हैं इट इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो है वो 0 होता है। तो यहाँ पे वर्क डन 0 होगा, तो होगा क्या कि मैं इसे भी लिख सकता हूं कि डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U। तो सारी की सारी हीट जो है, सो ऑल हीट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज the internal energy of gas. Hence temperature change, hence there will be temperature change rapidly. तो यहां पर टेम्परेचर चेंज जल्दी हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है, गैस को काम नहीं करना है, सारी की सारी जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी में बदल जाएगी, और इंटरनल एनर्जी के बदलते ही हमारा टेम्परेचर भी बदल जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी पर ही डिपेंड करता है। अब दूसरा है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने साइन नहीं दिया है दोनों का, साइन मैं दे देता हूं। इसको बोलते हैं CV, मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसको स्मॉल m से यहां डिनोट करते हैं। तो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहां पर हम लिख देंगे इसको CP, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमारा। अब यहां पर क्या है, क्योंकि जो गैस है वो काम भी कर रही है, क्योंकि मुझे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखना है, तो गैस जो है वो एक्सपेंड होगी इस केस में। सो गैस को काम भी करना है। तो इन दिस केस डेल्टा V इज नॉट 0, इन दिस केस डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा P डेल V ये भी 0 नहीं होगा, और हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस W। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U माइनस W। इस केस में माइनस W, तो डेल्टा U माइनस W। तो इस केस में गैस को काम करना है, तो हीट का पोर्शन जो है, हीट जो है वो हम दे रहे हैं, वो दो चीजों में डिवाइड हो रही है। एक तो है वो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है, और एक पोर्शन जो है वो वर्क में जा रहा है। तो ये वर्क तो मेरा यूजलेस है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ अभी फोकस ये करना है कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। स्पेसिफिक हीट में मुझे ये देखना है कि टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है। मेरा फोकस इंटरनल एनर्जी पे ही है। मेरा फोकस ये है कि कम हीट देके इंटरनल एनर्जी जल्दी बढ़ जाए तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी। लेकिन यहां पर गैस को काम भी करना पड़ रहा है, तो इसलिए हीट का कुछ पोर्शन इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है और कुछ पोर्शन वर्क डन में भी आ रहा है। तो इन दिस प्रोसेस गैस विल डू वर्क। इन दिस प्रोसेस यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर में, इन दिस प्रोसेस गैस विल डू वर्क। गैस विल do work, so we require more energy to raise the temperature. So we require more energy to raise the temperature of a gas. To raise internal energy बोल सकते हैं, to raise internal एनर्जी और टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। और इसको हम CP से इंडिकेट करते हैं, CPM।
कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो होता ये है दोनों जो है CPM मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो है वो ज्यादा होती है, ज्यादा हीट मुझे चाहिए होगी एज कंपेयर टू CVM मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब होता यह है कि ये मेयर्स एक फॉर्मूला होता है, मेयर नाम के साइंटिस्ट ने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाया है। सो मेयर्स फॉर्मूला, MAYERS, मेयर्स फॉर्मूला हमारा क्या है? मेयर्स फॉर्मूला है CPM माइनस CVM इज इक्वल्स टू R। किसी भी गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो है ये हमारा R के बराबर हो जाएगा, यानी कि गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट, और यही वर्क डन भी है। इन दोनों के बीच में फर्क काहे का है? इन दोनों के बीच में फर्क जो है वो वर्क का ही है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क हो रहा है, मतलब इस केस में वर्क हो रहा है, वर्क, ये हमारा ये वाला केस है, इसमें वर्क हो रहा है प्लस टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है। टेम्परेचर चेंज बोलूं या इंटरनल एनर्जी चेंज बोलूं, टेम्परेचर भी बदल रहा है, और इसमें जो है वर्क नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज ही हो रहा है या इंटरनल एनर्जी चेंज ही हो रहा है। तो इसमें वर्क का ही फर्क है। अब इसमें कितना वर्क ज्यादा है? तो इसमें R के बराबर वर्क ज्यादा है। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक मोल गैस के लिए P del V इज इक्वल्स टू del NGRT होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं P del V इज इक्वल्स टू NGR del T भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे चेंज टेम्परेचर पे ही देखना है, ठीक है, चेंज मुझे टेम्परेचर पर ही देखना है। तो P del V यहां पर ये जो वर्क है, P del V ये जो वर्क है, ये वर्क हमारा हो जाएगा R के बराबर ही, क्योंकि मैं एक मोल गैस को देख रहा हूं 1 डिग्री टेम्परेचर राइज में। तो ये दोनों चीजें 1 आ जाएंगी, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो ये जो वर्क आएगा ये मेरा R के बराबर ही आ जाएगा, वर्क R के बराबर। तो CPM माइनस CVM इज इक्वल्स टू R। ये किसी भी गैस के लिए, ये फॉर एनी गैस ये इंडिपेंडेंट होता है। फॉर एनी गैस द difference between CP and CP minus CV will always be R। इसी को हम मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं, यानी मेयर्स में MAYE, ये देखना R, मेयर्स फॉर्मूला। तो CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ये R हमारा वर्क डन है। तो बच्चों यहां तक हमने देखा मेयर्स फॉर्मूला CP माइनस CV, M मतलब मोलर, CPM का मतलब है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका जो वैल्यू आएगी वो R है। मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम करें तो वर्क का जो डिफरेंस है वो R यानी गैस कांस्टेंट के बराबर है। ये मैंने बता दिया आपको कि वर्क जो है वो हम P डेल्टा V से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल टू डेल्टा NGRT से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब गैस के मोल्स में कितना फर्क आया, डेल्टा NG, डिफरेंस इन द गैसियस मोल्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस, ये हमें आ जाएगा। ये आप तो ये CP माइनस CV R जो है वो एक तरीके के वर्क ही है, और किसी भी गैस के लिए CP माइनस CV का जो डिफरेंस होगा वो R के बराबर ही होगा। तो मेयर्स फॉर्मूला हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा। अभी जो है गैस की जो प्रॉपर्टीज है, तो गैस की प्रॉपर्टीज वो हम देखेंगे अभी। ये अभी का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस लाइक इंटरनल एनर्जी, दैट इज U इज इंटरनल एनर्जी, इसको हम E से भी डिनोट करते हैं कई बुक्स में। तो इंटरनल एनर्जी एक ये प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है। इंटरनल एनर्जी, या फिर हम जो बात करें ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर CP, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट
कांस्टेंट प्रेशर, या फिर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम V, यहां पे एट आएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये, या फिर CP/CV, ये जो एडियाबैटिक इंडेक्स है, एडियाबैटिक इंडेक्स या मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो भी बोलते हैं इसको, एडियाबैटिक इंडेक्स, इसको गामा भी बोलते हैं, गामा, इसको पॉइसंस रेशियो भी बोलते हैं, पॉइसंस रेशियो भी बोलते हैं, इसको एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी रेशियो भी बोलते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी रेशियो, ये भी इसी को बोलते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी रेशियो, या फिर इसको मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो भी बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो भी इसी को बोलते हैं, इसके कई सारे नाम हैं, तो ये ध्यान रखें। ये भी हमारा ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, ऑल दीज प्रॉपर्टीज depends on the nature of gas, depends on the nature of gas, nature of gas, all these property depends on the nature of gas। और नेचर ऑफ गैस के अंदर भी तो हम वापस देख लेते हैं गैस की इंटरनल एनर्जी, गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और किसी भी गैस का CP/CV का जो रेशियो है जिसको हम गामा बोलते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स, पॉइसंस रेशियो, एडियाबैटिक कंप्रेसिबिलिटी रेशियो या मोलर स्पेसिफिक हीट रेशियो, ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और नेचर ऑफ गैस में भी इट डिपेंड्स अपॉन, सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन all these property depends on the atomicity of the gas, all these properties depends on the atomicity of the gas, अब ये एटॉमिसिटी ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड करता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। होता क्या है कि एटॉमिसिटी ऑफ द गैस अगर वेरी करती है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वेरी करेगा। तो एटॉमिसिटी ऑफ द गैस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम देखते हैं एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, एटॉमिसिटी या डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, gas molecule depends on the shape and atomicity of gas molecule, and atomicity of gas molecule। अब होता ये है कि अलग अलग गैस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी अलग अलग होगी और इसकी शेप भी अलग अलग हो सकती है। कैसे? जैसे आप इसको कंसिडर करिए, हीलियम है, तो हीलियम है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1। एटॉमिसिटी कितनी है? 1। अब इस गैस का शेप कैसा होगा? ऑब्वियस है, स्पेरिकल ही होगा, ये स्पेयर के जैसा ही होगा, स्पेरिकल होगा। अब अगर हम H2 की बात करें तो H2 की एटॉमिसिटी कितनी है? 2। अब इसका शेप कैसा होगा? तो शेप हो जाएगा इसका लीनियर, लीनियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं O3 की तो एटॉमिसिटी कितनी है इसकी? 3 है, और इसका शेप जो है वो हम बेंट मानते हैं, बेंट शेप मानते हैं इसका। अगर वैसे ही और एक गैस की बात करूं, जैसे CO2 है,
CO2 है। तो इसकी एटॉमिसिटी भी कितनी है, 3 है, और इसका शेप जो है ये लीनियर है। शेप कैसा है इसका, लीनियर। तो ये इधर जो है ये हमने शेप दिए हुए हैं डिफरेंट गैस मॉलिक्यूल्स के, ये शेप है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो शेप और एटॉमिसिटी पर डिपेंड करता है। पहली बात तो देख लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ये एक गैस मॉलिक्यूल कितने मतलब मूवमेंट शो कर सकता है, कितनी तरह से वो अपनी पोजीशन को बदल सकता है, या कितनी तरीके से अपने अंदर कोई मूवमेंट ला सकता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हम डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम से ही है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम is equal to the number of movement a particle can show, number of possible movements a gas molecule can show. A gas molecule can exhibit or can show or exhibit। तो एक गैस मॉलिक्यूल कितने मूवमेंट शो कर सकता है, यही है। जैसे बच्चा जो है, अगर हम बच्चे की एक बात करें तो बच्चा भी मूवमेंट शो करता है, लेकिन अगर वो बहुत छोटा बच्चा है तो वो हाथ पैर का मूवमेंट तो करेगा लेकिन पोजीशन नहीं बदल पाएगा अपना। ऐसे ही अगर कोई बड़ा है तो वो पोजीशन भी अपनी बदल लेगा और चढ़ भी जाएगा। जैसे मैं इसकी बात करूं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम वो उसकी एज पे डिपेंड करता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स ऑन एज। एज पे भी डिपेंड करता है और बॉडी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन एज एंड बॉडी कैपेसिटी। जैसे कोई बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 1 मंथ किड है, तो ये क्या करेगा, ये चल नहीं सकता, कांट वॉक, ये चल नहीं सकता, बट कैन वाइब्रेट, ये वाइब्रेट कर सकता है, अपनी जगह पे हिल सकता है। कैसे, बच्चा जो है आपने देखा होगा अपने हाथों पैरों को वाइब्रेट करता है, बहुत जोर जोर से हिलाता है, लेकिन अपनी पोजीशन, अपनी बैकबोन को नहीं हिला सकता वो 1 महीने का बच्चा। और यही जो है अगर कोई हम मान लें कि 10 साल का बच्चा है, 10 ईयर किड जो है ये चल भी सकता है, वॉक कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, हम ये जो है क्लाइम भी कर सकता है, ये क्लाइम। अब ये वाला बच्चा जो है ये क्लाइम नहीं कर सकता, कैन नॉट क्लाइम, ये क्लाइम नहीं कर सकता। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है और नीचे वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है। और ऐसी अगर मैं मान लूं कि ये जो है ये 70 साल का आदमी है, 70 ईयर ओल्ड मैन है, 70 ईयर ओल्ड मैन, तो ये क्या कर सकता है, ये चल सकता है, वॉक कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है, लेकिन इसका वाइब्रेशन बहुत कम होगा, बहुत हल्के हल्के हाथ पैर हिलाएगा, वाइब्रेट, लेकिन क्लाइम नहीं कर सकता, ये क्लाइम नहीं कर सकता। अब सपोज करिए कि 150 साल का कोई बूढ़ा है जो बिस्तर पे ही पड़ा रहता है, 150 ईयर ओल्ड, तो अगेन ये जो है चल नहीं सकता, वॉक नहीं कर सकता, वाइब्रेट हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का कर सकता, क्लाइम भी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हमारे पास गैस मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो ये हमारे मेन जो है वो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल शोज मेनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो गैस मॉलिक्यूल can show 3 types of degree of movement. 3 types of degree of movement. 3 types of degree of movement या डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बोल देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, गैस की बात कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल मतलब ये है पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है, जैसे ये हीलियम है, हीलियम जो है ये उठ के इधर चला जाएगा, एक जगह चला गया, तो ये एक्स एक्सिस पे जा सकता है, ये वाई एक्सिस पे भी उठ के जा सकता है और ये जेड एक्सिस पे भी उठ के जा सकता है। तो ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएंगे।
ऐसा ही हमारा जो है सेकंड जो हमारा मूवमेंट कोई गैस मॉलिक्यूल शो कर सकता है वो है रोटेशनल। रोटेशनल के अंदर क्या है कि जैसे कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है ये, तो ये इसके क्रॉस रोटेट कर सकता है, एक एटम के क्रॉस रोटेट कर सकता है। जैसे ये जो है ये ऐसे घूमेगा, इसको आपने फिक्स कर दिया है एक एटम को, और इसके क्रॉस ये वाला एटम जो है ये ऐसे घूम रहा है, तो ये हमारा ये है। या उल्टा हो सकता है, मैं इसको फिक्स कर दूं और इसके क्रॉस जो है ये दूसरा एटम जो है ये घूम रहा है, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हो जाएगा और इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन यह हो जाएगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा बीच में भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसी हमारा ये हमारा भी डिग्री ऑफ रोटेशन हो जाएंगे। अब डिग्री ऑफ रोटेशन जो है ये डायटोमिक ट्रायटोमिक में जो लीनियर मॉलिक्यूल है उनके अंदर 2 होता है। तो डिग्री ऑफ रोटेशन ये 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो हम 2 मानेंगे, और मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो हम डिग्री ऑफ रोटेशन 3 मानेंगे। नॉन लीनियर तो इसको हम 3 मानेंगे। तो एक हमारा हो गया ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, दूसरा हो गया रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल जो है फिर शेप पे डिपेंड करेगा, अगर लीनियर है तो 2 रोटेशनल फ्रीडम करता है, और अगर नॉन लीनियर है तो 3 रोटेशनल फ्रीडम शो करता है। अब एक है हमारा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर ही होता है। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पर जो है मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है अपनी पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर। जैसे ये मोनोएटॉमिक में 0 होता है, ये डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक में ही होता है। जैसे ये जो होगा ना अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा मॉलिक्यूल, कहीं नहीं। अगर मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन को बदल लेगा तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल यहाँ पर आता जाता कहीं नहीं है, बस ये स्प्रिंग की तरह, ये जो बॉन्ड जो है ये स्प्रिंग की तरह कंप्रेस और एक्सपेंड होता है, तो इसका मीन पोजीशन नहीं बदलता, अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करता रहता है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये, और ये जो वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, तो अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है। इट इज पॉसिबल एट वेरी हाई टेम्परेचर। इट इज पॉसिबल एट वेरी हाई टेम्परेचर। पॉसिबल वेरी हाई टेम्परेचर पर ही होता है ये बात ध्यान रखें आप। तो अब जो है ये हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमने देखा। अब देखते हैं एक टेबल के थ्रू कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारा अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए रहता है। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना दे रहा हूँ। सो टेबल फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सो टेबल फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम for different types of gas molecules या गैस टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो यहां पर एक टेबल बनाते हैं। अब इसको हमें बॉक्स बना लेता हूं, गलत हो गया ये भैया, मैं बॉक्स बना लेते हैं इसको। आ जाओ, कंप्यूटर स्लो हो रहा है क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा काम करता है। आपको बता दूं कि मेरा जो ये कंप्यूटर है ये यानी लैपटॉप इंस्पिरॉन 15R, ये लगभग 2011 का मैंने लिया है फैब में जब मेरी पहली जॉब थी, और अभी ये 13 साल का हो गया है। फैब ही चल रहा है अभी महीना, तो 13 साल का हो गया है, लेकिन कमाल की मशीन है ये, बहुत अच्छा काम करती है। चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस अभी मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। जैसे नीचे आप देख रहे होंगे ये हैंड ब्रेक है, ये वीडियो को कंप्रेस करता है, और उधर ये फ्री कैम 8 है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है। फिर ये वन नोट है जो कि जिसमें मैं नोट बना रहा हूँ, तो उसके लिए शायद ये बना नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ दिस लैपटॉप, डेल इंस्पिरॉन 15R मॉडल 2011। बहुत कमाल का
लैपटॉप है ये। खैर हम अपनी बात करते हैं। अभी ये हैंग हो रहा है और इसके अंदर मैंने कुछ एक सॉफ्टवेयर जैसे कर्सर हाइलाइटर मैंने डाल रखा है जो कि सही से रेस्पॉन्ड अभी नहीं कर रहा है। ये आ गया तो हमारी हो गई है 1 2 1 2 3। एक और बनाएंगे। मैं हाथ से ही बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। और ये वाली लाइन थोड़ा ढंग से बनाते हैं। आ जाओ, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ये आ गया हमारा, बस इसको इधर खिसका लेते हैं। ठीक है, टेबल एबल बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, टाइम ज्यादा खराब होता है इसमें। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? ठीक है, मैं लिख देता हूँ, चाहे जैसा भी लिखा जाए मैं लिख देता हूँ उसको। तो ये हमारा टाइप ऑफ नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस ये आ जाएगा हमारा। यहाँ पर हमारा ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमारा रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये हमारा आ जाएगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूरा पार्ट जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का ही है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, ये है हमारा वाइब्रेशनल। फिर है हमारा टोटल में लिख देता हूँ, टोटल एट लो टेम्परेचर एंड टोटल एट हाई टेम्परेचर। सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट लो टेम्परेचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर में वाइब्रेशन मैं नहीं देखूंगा। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एट हाई टेम्परेचर, तो यहां पे मैं अब लिख देता हूं, जैसे मोनो एटॉमिक गैस पहले मैं लेता हूं, मोनो एटॉमिक गैस, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक जैसे कि एग्जांपल हम बात करें नोबल गैसेस, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल हमारा 3 ही होता है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल हमारा 0 होता है और वाइब्रेशनल भी 0 होता है। तो टोटल यहाँ पर 3 ही आएगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनो एटॉमिक गैस विल बी 3, ध्यान रहे। अब देखते हैं डायटोमिक गैस के लिए। सो डायटोमिक के अंदर शेप आ जाएगा डायटोमिक के अंदर, जैसे डायटोमिक लीनियर और डायटोमिक लीनियर। तो ये लीनियर की ही बात करते हैं, डायटोमिक लीनियर ही होते हैं, तो इसमें ट्रांसलेशनल 3 है और रोटेशनल 2 हो जाएंगे। और वाइब्रेशनल हाई टेम्परेचर पर, ये सिर्फ हाई टेम्परेचर पर ही होगा, हाई टेम्परेचर। तो ये जो है ये 2 और हो सकते हैं। तो लो टेम्परेचर पे तो 5 होंगे और हाई टेम्परेचर पर ये 7 हो जाएंगे। अब जो है वो हमारा ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक, जो हम नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं, नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएंगे 3 और रोटेशनल भी 3 और वाइब्रेशनल फिर 2। तो अगर लो टेम्परेचर की बात करें तो ये 6 आएगा और हाई टेम्परेचर होगा तो वाइब्रेशनल भी काउंट होगा और ये हो जाएंगी 8। तो ये हमारी मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे अफेक्ट करती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, तो लेट्स सी हाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो एक बार और वापस से देख लेते हैं ये टेबल को। मोनोटॉमिक के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम,
ट्रांसलेशनल, और वो तीनों ट्रांसलेशनल ही होंगी। रोटेशनल वाइब्रेशन इसमें 0 होता है। डायटोमिक और लीनियर ट्राइएटॉमिक या लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल भी 2। तो अगर लो टेम्परेचर पे देखें तो 5 हो जाएंगी और हाई टेम्परेचर पे देखें तो 7 हो जाएंगी। और ऐसे ही ये पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक। तो ट्राइएटॉमिक ट्रांसलेशनल 3, फिर रोटेशनल 3 और फिर वाइब्रेशनल 2। तो अगर हम बात करें लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे ही हो जाएंगी 6, लो टेम्परेचर पे 6 और हाई टेम्परेचर पे ये 8 आ जाएंगी। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये आपको टेबल याद करनी है। याद नहीं भी रहे तो ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 ही होगा किसी केस में। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल जो है वो मोनोटॉमिक सिर्फ 1 दिखाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ट्रांसलेशनल ये है जो कि 3 होगा। डायटोमिक में रोटेशनल और वाइब्रेशनल 2-2 हो जाएगा, ट्रांसलेशनल फिर 3 होगा। और ट्राइएटॉमिक में रोटेशनल 3 हो जाएगा और वाइब्रेशनल तो 2 ही होगा। तो ये थोड़ा सा आप याद करेंगे तो हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो मेरे पास एक टेबल है, मैं उस टेबल से भी आपको बताऊंगा, ट्रिक से भी बता दूंगा। अभी हम पढ़ते हैं आगे। तो हाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम अफेक्ट्स द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। सो देखते हैं। सो हाउ, लेट्स सी हाउ। So degree of freedom affects U, इंटरनल एनर्जी और E को अफेक्ट करता है, CV को अफेक्ट या CP को अफेक्ट करता है, CP, CV और गामा को अफेक्ट करता है। तो इन प्रॉपर्टीज को ये अफेक्ट करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये देखते हैं कैसे अफेक्ट करता है। तो मैं इन सबको हटा के एक ही जगह लिख देता हूं ताकि हमारा ये वाला स्पेस थोड़ा सा बच जाए। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पर CP, CV, गामा। तो ये कैसे अफेक्ट करता है, तो हम इसके अफेक्ट के लिए एक टेबल फिर देखेंगे। तो टेबल के थ्रू देखेंगे हम इसको। ये हमारा टेबल है, तो देखते हैं, बना देते हैं कुछ लाइंस, देखते हैं लाइंस बन पाएंगी। तो ये नेचर ऑफ गैस के लिए हो जाएगा, नेचर ऑफ गैस के लिए हो गया ये। और ये हमारा हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के लिए, इंटरनल एनर्जी के लिए हो जाएगा ये हमारा। और ये हमारा हो जाएगा CV के लिए एक कॉलम, CV के लिए एक कॉलम हो जाएगा, CV के लिए हो जाएगा। एक हमारा हो जाएगा CP के लिए, एक हमारा हो जाएगा CP के लिए, CP के लिए हो गया एक। और एक हमारा हो गया गामा के लिए, एक हमारा हो जाएगा गामा के लिए, ये गामा के लिए हो गया। तो अब हम इसको देख लेते हैं, बंद कर देते हैं इसको, यहां से बंद कर देते हैं, ये बंद कर दिया। अब इसके अंदर बना देते हैं कि कैसे। तो ये नेचर ऑफ गैस पहले हम देखते हैं, नेचर ऑफ गैस यहां लिख दिया। और यहां लिख देते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ये U से देते हैं, U और E। इसके पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं ब्लैक, ये ले लेते हैं CV। CV का जो फॉर्मूला होता है, मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है du डिफरेंशियल ऑफ U एट dt विथ। अब ये T जो है वो टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, बड़ा मैं लिख देता हूं dt। और ये हमारा CV जो है, CV इसको ऐसे भी देते हैं FRT, FRT बाय 2। तो ये हो जाएगा FR बाय 2, ये हमारा मेन फॉर्मूला है FR बाय 2। तो CV को FR बाय 2 से भी मैं दोबारा लिख देता हूं इसको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा CV हम लिख सकते हैं, CV इज इक्वल्स टू del U अपॉन del T, ये आ जाएगा। और CV को हम लिख सकते हैं FR बाय 2, FR बाय 2, FR बाय 2। F जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है,
और अब जो है वो हमारा CP है, CP होता है हमारा CV प्लस R, CV प्लस R, क्योंकि हमें पता है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, तो CP इज इक्वल्स टू R प्लस CV, उस CV को हम उधर ले गए हैं तो प्लस आ जाएगा, वो ये आ जाएगा। और गामा जो है हमारा, फिर गामा जो है वो हो जाएगा CP बाय CV, ये हम देख चुके हैं। और ये हमारा फाइनल है। और यहां पर हम एग्जाम्पल ऑफ गैस देख लेंगे। एग्जाम्पल ऑफ गैस यहां पर हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल ऑफ गैस आ जाएगा। तो पहला देखते हैं मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है FRT/2। यहाँ पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के लिए आपको पता है 3 होता है, तो यहाँ पर फिर मैं फॉर्मूला से इसे लिख देता हूँ FRT/2 ताकि आपको याद रहेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3R3, और वो भी ट्रांसलेशन होते हैं 3RT/2। ये हमारा इंटरनल एनर्जी हो जाएगा मोनोएटॉमिक गैस का। इंटरनल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज इक्वल टू 3RT/2, और या फिर ये 1 मोल के लिए है, R आएगा तो 1 मोल, और 1 पार्टिकल आएगा तो K आ जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाएगा। नाउ CV, अब CV जो है वो हमारा CV इज इक्वल्स टू del U बाय del T। नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं CV इज इक्वल्स टू FR/2। अब F जो है वो 3 है, तो CV हमारा मोनोएटॉमिक के लिए हो जाएगा 3R/2, 3R/2, ये हमारा आ गया। अब CP जो है, CP है हमारा CV प्लस R, तो ये हमारा CP मोनोएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CV हमारा आ गया 3/CV हमारा। अब CV की वैल्यू लिख देते हैं, CV की वैल्यू 3R/2 प्लस R, तो इसको सॉल्व करेंगे तो CP मेरा आ जाएगा 5R/2। ये इंपॉर्टेंट, 5R/2, तो ये इंपॉर्टेंट है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी जो आएगी वो 3RT/2 आएगी, और मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV जो आएगा वो 3R/2, T नहीं है बस इसमें, और उसमें T है, ये ध्यान रखना है। और CP जो है ये F5R/2 आ जाएगा, 5R/2 आ जाएगा। गामा जो है ये अब हमें लिख लेता हूं, गामा की वैल्यू जो है वो CP/CV है, तो ये मैं वैल्यूज लिख देता हूं, इक्वल टू CP हमारा आ गया 5R/2 और CV आ गया 3R/2, ये 3 है, वापस से लिख लेते हैं 5R, तो हमारा CP जो है ये CP 5R/2 और CV जो है वो 3R/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5/3 बचेगा। तो 5/3 इज इक्वल टू 1.6, तो गामा इज इक्वल्स टू 5/3, तो ये आ जाएगा 1.67, ये आ जाएगा। अब एग्जाम्पल इसमें कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। इन सब गैस के लिए कभी अगर आपसे पूछे तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं डायटोमिक गैस के लिए, तो मैं यहां पर एक लाइन बना देता हूं। तो डायटोमिक गैस के लिए डायटोमिक गैस के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो फॉर डायटोमिक गैस, डायटोमिक मैं लो टेम्परेचर मान के ही चल रहा हूं, वाइब्रेशन में काउंट नहीं कर रहा हूं डायटोमिक गैस। तो अगेन U इज इक्वल्स टू FRT/2। अब U जो है डायटोमिक गैस के लिए ये होता है 5, जो F डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, 5RT/2। देख लीजिए आप, अगर आपको शक हो तो
तो हम डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एट लो टेम्परेचर, मैं लो टेम्परेचर वाली ही बात कर रहा हूँ, 5 वाली ही बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 5 ही ले रहा हूँ, 5RT/2। तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी फॉर डायटोमिक गैस 5RT/2 ये हमारा आ जाएगा। अब हमारा CV जो है इसके लिए CV आ जाएगा FR/2, तो यहाँ पर T नहीं आएगा, तो CV हो जाएगा अगेन 5R/2 हो जाएगा। और ये जो CP हो जाएगा, CP ये हमारा हो जाएगा CV+R, तो CP हो जाएगा हमारा 5R/2 + R, दैट इज इक्वल टू CP हमारा हो जाएगा 7R/2। ये हमारा डायटोमिक गैस के लिए ही चल रहा है अभी, तो 7R/2। अब हमारा जो गामा होगा, तो गामा को देख लेते हैं। गामा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा CP/CV, तो गामा हो जाएगा हमारा CP कितना है हमारा 7R/2 इंटू 5R/2, तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल, और ये तो ये हमारा गामा हो जाएगा 7/5 एंड दैट इज इक्वल टू 7/5। हम कैलकुलेट कर लेते हैं 7/5 तो ये 1.4 के आसपास आ जाएगा, 1.4। तो ये हमारा सब डायटोमिक गैस के लिए ही है अभी, तो इतना पोर्शन डायटोमिक गैस जैसे, और ये भी जो है वो जैसे O2 है, O2, H2, N2 या ये सारे गैस जो है ये हमारे। अब जो है वो नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक की बात करते हैं, या यहाँ पे लीनियर पॉलीएटॉमिक भी काउंट हो जाएगा, लीनियर पॉलीएटॉमिक भी इसी में आएगा, लीनियर पॉलीएटॉमिक, डायटोमिक और लीनियर पॉलीएटॉमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक के अंदर भी यही आएगा, लीनियर पॉलीएटॉमिक लाइक CO2, तो ये लीनियर होता है, तो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर की तरफ बढ़ते हैं। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, अब है हमारा ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। तो अभी भी मैं लो टेम्परेचर पर ही देखूंगा, तो ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है टोटल, वैसे 8 होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये 6, ये वाला 6 ये जो है हम देख रहे हैं। ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, तो इसके हिसाब से हम निकालेंगे इसको, तो देखते हैं। ट्राइएटॉमिक, तो इंटरनल एनर्जी किसी के लिए भी वो हमारा U इज इक्वल्स टू FRT/2 होगा। अब यहाँ पे F जो है वो 6 है, तो U इज इक्वल्स टू 6RT/2, दैट इज इक्वल टू U इज इक्वल्स टू 3RT आ जाएगा। अब CV जो है, CV FR/2 है, तो CV जो है मेरा हो जाएगा 6R/2, तो CV हो जाएगा 3R, और CP जो है ये मेरा CV+R, तो CP जो हो जाए ये हमारा हो जाएगा CP इज इक्वल्स टू 3R+R इज इक्वल्स टू 4R ही हमारा CP आ जाएगा। और गामा जो है वो CP/CV है हमारा गामा, सो गामा इज इक्वल्स टू CP/CV है हमारा, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी, CP हमारा है 4R और ये जो है हमारा 3R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 4/3, 4/3 यानी 1.33। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर ओजोन आ जाएगा, O3, SO2 आ जाएगा, या फिर SO3, पॉलीएटॉमिक के अंदर भी यही आ जाएगा। तो ये हमारा जो है डिफरेंट ये है, बस आपको ध्यान ये रखना है किसी भी गैस के लिए, फॉर एनी गैस
फॉर एनी गैस U जो है वो FRT/2 होगा, CV जो है वो होगा FR/2 और CP जो है वो हो जाएगा CV+R। अब गामा जो है वो हम निकाल सकते हैं। गामा जो होगा, गामा ये हो जाएगा CP/CV। और एक रिलेशन आपको याद और करना है कि गामा जो है ये हमारा 1+2/FB होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा इजिकल्स टू 1+2/F, ये आपको याद करना है। जहां पर रटना है वहां पर तो रटना ही रटना है। कैसे याद करना है मैं जैसे ये बता दूंगा। जैसे मैं गामा बना रहा हूं, गामा, तो गामा को आप ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने 1 बनाया, यहां से U कट करा ये ऐसे करके और नीचे F बना दिया 1/F। ये अब इसको 2 बना दिया 2/F और 1 को यहां ले गए 1+2/F। तो कैसे भी मार पीट करके याद करना है। तो गामा इजिकल्स टू 1+2/F। तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों हमने मोलर स्पेसिफिक हीट पढ़ा गैसेस के बारे में। CP हमने देखा, CV हमने देखा और हमने देखा इनके बीच में रिलेशन। हमने देखा कैसे जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एटॉमिसिटी पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और CV के बीच में क्या रिलेशन है, डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि हमारा जो लास्ट रिलेशन है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम और गामा के बीच में है। ये हमने देखा कि गामा इजिकल्स टू 1+2/F। F जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यहाँ पे ये ध्यान रखें आप। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा इजिकल्स टू 2/F+1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नीचे आएगा और गामा जो है ये ऊपर आएगा और इसके अंदर 2/F+1 या फिर गामा इजिकल्स टू 1+2/F। ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। जो अभी हमने जो कंटेंट पढ़ा उसको देखते हैं। हमारा 20 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन कहता है, देखिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट। आप वर्ड पे, क्वेश्चन के वर्ड पे बहुत ज्यादा ध्यान दिए, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा पढ़े, अच्छे से पढ़ें। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट। अब ये ध्यान रखें आप, मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं दिया हुआ है, ये स्पेसिफिक हीट है। और जब भी स्पेसिफिक हीट आएगी तो ये हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of अब यहां पर ये ध्यान रखना, 1 ग्राम के लिए होता है स्पेसिफिक हीट, 1 ग्राम के लिए होता है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखें, स्पेसिफिक हीट दी हुई है तो ये ग्राम के लिए है, 1 मोल के लिए नहीं है। तो 1 ग्राम के लिए जो स्पेसिफिक हीट दी हुई है, मैं इसको लिख लेता हूं ग्राम स्पेसिफिक हीट। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है यहां पर, ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट जो दिया हुआ है ये यहां पर दिया हुआ है 0.075 कैलोरीज, ये दिया हुआ है यहां पर। और जो दूसरा हमें जो इंफॉर्मेशन दिया है, फार्मूला वेट दिया हुआ है गैस का, कि गैस का फार्मूला वेट। अब गैस के अंदर ध्यान रखें आप कि गैसेस के लिए फॉर गैसेस जनरली फार्मूला वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इन जनरल। वैसे फार्मूला वेट जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है और मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्ट फार्मूला होता है। फॉर गैसेस फार्मूला वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, ये होता है इन जनरल। तो जैसे एग्जाम्पल O3 जो है ये फार्मूला वेट भी है ओजोन का और मॉलिक्यूलर वेट भी है ओजोन का। लेकिन अगर मैं किसी और चीज की बात करूं तो हाँ, फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हो जाएगा। इन जनरल हम ये बोल सकते हैं कि फार्मूला वेट जो है, फार्मूला वेट गिव्स यू एम्पेरिकल फार्मूला
एम्पेरिकल फार्मूला वेट जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला बताता है, और मॉलिक्यूलर वेट जो है ये एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है, ये बस फर्क है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन कभी कभी जो है ये एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है। जैसे गैसेस के लिए ज्यादातर सेम होता है, जैसे ओजोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी O3 होगा और फार्मूला वेट भी O3 होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए या Cl2 के लिए, सब के लिए फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होगा। तो यहाँ पर फार्मूला वेट जो दिया हुआ है 40, ये हम मान लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट भी है 40 है। तो इसके हिसाब से 1 ग्राम के लिए, 1 ग्राम गैस के लिए, 1 ग्राम गैस, स्पेसिफिक हीट कितनी है इसकी? स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट जो है ये है हमारी 0.075 कैलोरीज। तो 70 या फिर 40 ग्राम के लिए, 40 ग्राम के लिए ये कितना हो जाएगा? 40 ग्राम के लिए हो जाएगा 0.075 इंटू 40। तो ये मैं कैलकुलेशन कर देता हूं अभी, आ जाएगा ये आ जाएगा 0.075 इंटू 40 इज इक्वल्स टू 0.075 इंटू 40 इज इक्वल्स टू ये 3 आ जाएगा, 3 कैलोरीज, 3 कैलोरीज ये आ गया। तो ये क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये जो मेरा 3 कैलोरी आएगा ये मेरा CV आएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये देगा मुझे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखें, क्योंकि ये वाली हीट जो है ये 1 ग्राम, ये जो हमें दी हुई है हीट 0.075, ये जो हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 ग्राम के लिए है। तो 40 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? तो 40 ग्राम के लिए 40 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 ग्राम के लिए हो गया, और 40 ग्राम जो है वही इसका मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला वेट है। तो CV जो है ये मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम हमें बता रहा है, वॉल्यूम। अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो 3 है, और इसके CV अब हमें पता है CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है, और CP जो है मैं निकल जाएगा, R प्लस CV हो जाएगा CV। अब R की जो वैल्यू है वो हम रख देंगे कैलोरीज के। R की वैल्यू जो है वो कैलोरीज में है 2 कैलोरी, R 2 कैलोरी होता है, और CV जो है ये मेरा 3 कैलोरी है, 3 कैलोरी। तो CP आ जाएगा हमारा 5। अब गामा जो होता है, गामा होता है किसी गैस के लिए, ये होता है CP/CV होता है। अब CP जो है वो 5 कैलोरी है, 5 कैलोरी, और CV जो है ये 3 कैलोरी है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो गामा इज इक्वल्स टू 1 देख लेते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3, 1.66, और ये गामा 1.66 मोनोएटॉमिक के लिए होता है। डायटॉमिक के लिए होता है 1.4, ट्राइटॉमिक के लिए होता है 1.3, और मोनोएटॉमिक के लिए 1.33। तो इसके हिसाब से जो एटॉमिसिटी गैस की हो जाएगी वो हो जाएगी 1। तो एटॉमिसिटी ऑफ द गैस इज। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 मोनोएटॉमिक गैसेस। कोई भी 2 मोनोएटॉमिक गैसेस A एंड B हैं, इनका वॉल्यूम इक्वल है। हमें पता है अगर वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे, ये ध्यान रखें। सो इक्वल वॉल्यूम्स, इक्वल वॉल्यूम gases have equal number of moles, gases have equal number of moles, कैसे कि हमें एवोगाड्रो लॉ से पता है। सो फ्रॉम एवोगाड्रोज लॉ
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर गैस का वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है। अब क्वेश्चन में ये है कि दो मोनोएटॉमिक गैसेस है, उनका वॉल्यूम भी सेम है। दो मोनोएटॉमिक गैसेस A एंड B हैं, इनका वॉल्यूम भी सेम है और वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर मिक्स कर दी गई हैं एक कंटेनर में। सपोज करिए ये कोई कंटेनर है, इसमें A जो है वो X अमाउंट है, X वॉल्यूम है, और B जो है वो भी जो है उसका वॉल्यूम X है, X वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ मोल्स भी XX हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ये भी X होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ये भी X ही होगा। अब हमें पता है CP मिक्सचर जो होता है, CP मिक्सचर होता है N1CP1 प्लस N2CP2। ये N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, ये N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, यानी कि यहां पर A हो जाएगा, A गैस, और N2 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B मान लेते हैं, गैस B। CP है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस 1 और CP2 है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस 2। अब ये जो है ये डिवाइड हो जाता है N1 प्लस N2। तो हमारा CP वापस से देख लेते हैं, CP मिक्सचर इज इक्वल्स टू N1CP1 प्लस N2CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब CP आपको पता है, CP किसी भी गैस के लिए होता है CV प्लस R। CP फॉर अ गैस ये हो जाता है CV प्लस R। अब मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV जो होता है, सो फॉर मोनोएटॉमिक गैस CV जो होता है ये होता है FR/2। अब F जो होता है ये होता है 3R/2। तो CV हो जाएगा, CV मोनोएटॉमिक गैस का हो जाएगा 3R/2 प्लस R, दैट इज इक्वल टू 5R/2। तो ये क्योंकि दोनों गैस मोनोएटॉमिक गैस है तो दोनों गैस का जो CP होगा, CP1 और CP2, ये 5R/2 है। इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो CP मिक्सचर हमारा हो जाएगा, CP मिक्सचर ये हो जाएगा, इसको X मान लेते हैं, X 5R/2 प्लस X 5R/2 डिवाइडेड बाय X प्लस X। N को हमने X मान लिया है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो है हमारा X नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है, तो ये N जो है ये हो जाएगा हमारा। इसको सॉल्व करते हैं, ये हटा देते हैं इसको। ये है, तो ये हमारा ये आ जाएगा CP मिक्सचर आ जाएगा 2X 5R/2 इंटू 2X, ये आ जाएगा। तो 2X से 2X कैंसिल,
ये आ जाएगा 5R/2, ये हमारा Cp मिक्सचर आ जाएगा। और Cv मिक्सचर अगर हम देखें तो Cv मिक्सचर भी इसी फॉर्मूले से आएगा। Cv मिक्सचर ये भी यही आएगा, N1Cv1 प्लस N2Cv2 बाय N1 प्लस N2, क्योंकि दोनों गैसेस मोनोएटॉमिक है, दोनों गैसेस का Cv जो है ये हमारा आ जाएगा 3R/2, और N1 N2 भी सेम है, तो इसकी जगह मैं x लिख देता हूं। तो Cv मिक्सचर ये आ जाएगा x 3R/2 प्लस x 3R/2 डिवाइडेड बाय x प्लस x। तो Cv मिक्सचर हमारा आ जाएगा, इसको नीचे ले लेते हैं। तो Cv मिक्सचर आ जाएगा, Cv मिक्सचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस x 3R/2 इंटू ये x है, x इंटू 2x, ये 2x से 2x कैंसिल, ये आ जाएगा 3R/2। ये अब Cp बाय Cv देख लेते हैं। Cp मिक्सचर बाय Cv मिक्सचर ये है, तो ये आ जाएगा 5R/2 इंटू 3R/2, 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये 5/3 आ जाएगा, और 5/3 हमें पता है 1.66 होता है। तो इसके केस में हमारा जो गामा होगा वो 1.66 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 1.67, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वापस देख लीजिए आप, इक्वल वॉल्यूम्स हैं तो मोल्स भी इक्वल आ जाएंगे, इक्वल वॉल्यूम्स के लिए मोल्स भी इक्वल होंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है Cp मिक्सचर ये N1Cp1 प्लस N2Cp2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ऐसे हमारा Cv जो है ये N1Cv1 प्लस N2Cv2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। या अब ये N1 और N2 जो है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो जाएंगे। इस N1 को मैंने x मान लिया है, N2 को भी मैंने x मान लिया है, और नीचे भी x प्लस x लिख दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो Cp मिक्सचर जो है हमारा 5R/2 आ जाएगा, 5R/2, और Cv मिक्सचर भी जो है वो ऐसे ही आएगा, N1Cv1 प्लस N2Cv2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब Cv जो है यहाँ पर 3R/2 है, और क्योंकि ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए है, और Cv मिक्सचर हमारा 3R/2 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके Cp बाय Cv 1.66 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये आ जाएगा 22, इसको सही कर लेते हैं, ये आ जाएगा, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। यहाँ पर क्वेश्चन है फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन में आपको पता है वर्क डन 0 होता है, एक तो फ्री एक्सपेंशन है, दूसरा एडियाबेटिक कंडीशन है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q प्लस W। अब फ्री एक्सपेंशन से तो वर्क डन 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस से Q 0 हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस से Q 0 हो जाएगा, तो हमारा डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, W इज 0, Q प्लस W एंड 0, Q इज ऑल्सो 0, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा Q 0, फ्री एक्सपेंशन है तो W इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा U विल इक्वल टू 0। अगर डेल्टा U इक्वल टू 0 है तो डेल्टा T भी 0 होगा, डेल्टा T भी 0 होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है, तो डेल्टा T भी 0 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा Q इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0, डेल्टा W इक्वल टू 0, और इसमें डेल्टा U इक्वल टू 0 होता जब भी आंसर सही हो जाता। आंसर हो जाएगा हमारा 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें दिया हुआ है कि वर्क डन इन ओपन वेसल, वर्क डन in open vessel at 300 Kelvin when 112 gram of iron react with dilute HCl to give FeCl2। तो पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं कि Fe प्लस HCl, इनके बीच में जो इक्वेशन होगी ये होगा FeCl2
प्लस H2 क्योंकि ये हमारा मेटल है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आता है, और ये हमारा मिनरल एसिड है, ये डाइल्यूट है, मिनरल एसिड है। तो मिनरल एसिड जो है मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और FeCl2 यहाँ पर बनाएगा। तो इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करें तो ये हमारा 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और ये भी 2 आ जाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन है। अब देख लेते हैं आयरन का जो एटॉमिक मास होता है ये होता है 56। तो 56 इंटू 2, 56 इंटू 2 ये आ जाएगा 111 ग्राम। 111 ग्राम रिएक्ट विथ HCl का जो मास होता है ये होता है 36.5। 4 इंटू 36.5 ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 36.5। सो 4 इंटू 36.5 इज 146। ये आ जाएगा 146। तो यानी कि 112 ग्राम जो आयरन है वो 146 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा और हमारा FeCl2 और 2H2 बनाएगा। तो ये 112 ग्राम आयरन। अब क्योंकि डाइल्यूट HCl के बारे में कोई प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। ये LR मान लेते हैं और ये एक्सेस में मान लेते हैं, एक्सेस रिएजेंट आ जाएगा। तो 112 ग्राम जो हमारा है ये 2 मोल H2 गैस देगा, 2 मोल H2 गैस देगा। अब आपको पता है वर्क डन जो होता है, वर्क डन होता है P डेल्टा V, और ये बराबर होता है डेल्टा NgRT के बराबर, नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। तो अब जो है यहाँ पर चेंज इन, अब ये सॉलिड है, ये एक्वस है, डाइल्यूट मानिए या एक्वस मानिए, और ये जो है ये भी हम सॉलिड मान लेते हैं, FeCl2 सॉलिड आ गया। तो चेंज इन गैसियस मोल्स जो है, इनिशियली गैसियस मोल्स यहाँ पे 0 है और यहाँ पे गैसियस मोल्स 2 है। तो डेल्टा Ng जो आ जाएगा ये आ जाएगा 2। तो डेल्टा Ng 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू, अब क्योंकि सभी ऑप्शन में कैलोरी में दिया हुआ है तो R की वैल्यू कैलोरी में लिख देंगे, 2 कैलोरी, और टेम्परेचर जो है ये 300 केल्विन है, 300 केल्विन। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 अप्रॉक्सीमेटली 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। सो 1.2 किलो कैलोरी, 1.2 किलो कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.1 किलो कैलोरी। ये आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा हो जाएगा 1.1।